नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड अप्रैल 2021 मैथमेटिक्स पेपर के पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में कुल 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये संख्या क्या है, 3825 है। तो अब इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसको हम 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से करें तो 5 7 35, हमारे पास यहाँ पर 3 बच गए, 32, 5 6 30, 2 5 5 25, तो ये 5 पर चला गया। अब फिर इसका इकाई अंक 5 है, तो हम 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 एकम 5, यहाँ पर 2 रह गए, 26, 5 को 5 से 25 आ गया, हमारे पास एक 5 दिए 15। अब ये 3 पे विभाजित होगा। अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 5 दिए 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब ये हमारे पास फिर 3 पर जाएगा और ये 17 दिए 51 हो गया। अब ये 17 पर जाएगा तो 17 पर जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास जो है 3825 के अभाज्य गुणनखंड, पहले छोटी संख्या लिख लेते हैं। 3 3 2 बार है, तो 3 गुणा में 3, 5 हमारे इसमें 2 बार है, 5 गुणा में 5 और 17 इसमें 1 बार है। तो इस प्रकार हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास 5 + 5 × √5 है। अब देखिए 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये 5 भी परिमेय संख्या है, और ये जो √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या आती है, और अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या जब जोड़ते हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 336 और 54 का HCF ज्ञात करें। तो अब हमने इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 336 के बनाते हैं। तो 336 ये हमारे पास 2 पर जाएगा, तो 2 एकम 2, हमारे पास 1 रह गया 13। अब 6 दूनी 12, फिर 1 रह गया, हमारे पास कितना 8 दूनी 16। अब ये फिर 2 पर जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर ये 2 पर जाएगा, ये हमारे पास 42 आ जाएगा, फिर ये 2 पर जाएगा और 21 आ गया। अब ये 3 पर जाएगा और ये हमारे पास 7 आ गया, और ये 7 पर जाएगा, अब हमारे पास 1 पर आ गया। तो इस प्रकार हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब हम 54 के कर लेते हैं। तो 54 के हमारे पास ये किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो 27 दूना 54 होते हैं। अब ये 3 पर जाएगा, 9 3 27 होते हैं, फिर 3 पर जाएगा, 3 3 9, फिर 3 पर जाएगा और 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए। तो अब हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 336 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 2 इसमें कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो गया। फिर हमारे पास 3 1 बार है और 7 भी इसमें 1 बार है। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड हैं उनको लिख लेते हैं। 2 इसमें 1 बार है, 3 इसमें 1 2 3 बार है, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 हो गया। इस प्रकार हमने इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF जो 336 और 54 का क्या होगा, देखिए जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है उनकी गुणा ही HCF होगी। तो ये 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, तो ये 1 जो 2 है अभाज्य गुणनखंड वो कॉमन आ गया। अब इसमें 3 3 बार है और इसमें 3 1 बार है, तो
तो इस प्रकार 1 3 जो है वो इसमें कॉमन आ गया। अब कोई भी, अब इसमें 2 3 12 इसमें नहीं है, ये 7 इसमें भी नहीं है, ये 3 इसमें भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड कॉमन है। अब हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं तो वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 6 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या 64/455 दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो जब हमें किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है, उसे देखने के लिए हम जो हर में जो संख्या दी गई होती है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम 455 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये 455 है हमारे पास, ये 5 पर जाएगा, तो ये 5 9 5 45 और 1 आ गया। अब ये हमारे पास 7 पर जाएगा, 13 7 91 हो गया। अब ये 13 पर जाएगा और 1 आ गया। तो इस प्रकार 455 के जो गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणा में 7 गुणा में 13 आए हैं। कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे हमारे पास ये P/Q होती है, P/Q के, अब Q के जो हमारे पास गुणनखंड होते हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए। यदि वो Q के जो गुणनखंड है 2 की पावर n और 5 की पावर m के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि वो इस रूप के नहीं हैं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। अब देखिए यहाँ पर P/Q, Q में जो संख्या है वो 455 है और इसके गुणनखंड है वो 5 गुणा में 7 गुणा में 13 है। तो इसमें 5 के अलावा कौन आ गया, 7 और 13 आ गया। तो इस प्रकार इस संख्या के Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं हैं। तो इस प्रकार इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके हमें शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो इसका योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम इसके शून्यकों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए -b की जगह हमारे पास कितना है, b होता है, x का गुणांक वो कितना है, -3 है, तो -3 रख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास a आता है, तो a क्या होता है, x² का गुणांक वो कितना है, 7 है, तो वो हम रख देते हैं। तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया, 3/7 आ गया। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3/7 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 और -1/3 हो तो वह द्विघात बहुपद है। अब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद इस प्रकार होता है, x² - sx प्लस p के रूप का होता है। तो यहाँ पे s क्या है, शून्यकों का योग है, और p क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पर s क्या है, शून्यकों का योगफल, तो वो कितना दिया गया हमारे पास, 1/3 दिया गया है। p हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, वो हमें कितना दिया गया, -1/3 दिया गया है। तो ये दोनों मान हम इसमें रख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x² - 1/3x -1/3 हो गया। अब हम इसमें से 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x² - x -1 हो गया। अब ये 1/3 कॉमन आ रहा है, इसको 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3x² - x -1। तो ये हमने एलसीएम क्यों लिया, देखिए जब हमने इस द्विघात बहुपद में s और p का मान रखा तो इस रूप का कोई भी द्विघात बहुपद इस चारों ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया। जब आप s और p का मान द्विघात बहुपद में रखेंगे और इस प्रकार का द्विघात बहुपद न हो तो आपको आगे उसको हल करना होता है। अब देखिए, तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद आया है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। 3x² - x -1 जो है ये ऑप्शन बी में है। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई में क्या है, 1/3 है। तो अब 1/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो किसी भी द्विघात बहुपद में
वास्तविक संख्या के गुणा करने पर उसके शून्यकों के मान में परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार 3x² - x - 1 एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1/3 और गुणनफल -1/3 है। यह ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रैखिक समीकरणों का युग्म 4/3x + 2y = 8 तथा 2x + 3y = 12 संगत है या असंगत है। अब हमें बताना है कि इन रैखिक समीकरणों का जो हल है वो संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं कि संगत हल तब होते हैं जब दिए गए रैखिक समीकरणों के हल अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। असंगत हल तब होते हैं जब रैखिक समीकरणों का कोई भी हल न हो। तो अब हम देखते हैं कि इनका कौन सा हल है। तो सबसे पहले हम जो पहला समीकरण है इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास 3 है, इधर हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 एलसीएम आ गया। ये कितना हो गया, 4x + 6y बराबर हमारे पास 8 हो गया। तो इसको आगे हल करते हैं। 4x + 6y 3 की 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। और दूसरा हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 3y बराबर हमारे पास क्या है, 12 है। ये जो हमारे पास दोनों रैखिक समीकरण हैं, x के गुणांक, y के गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म हैं इनके हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक इसको हम a1 लेते हैं और दूसरे समीकरण के x के गुणांक को हम a2 लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 4 है और डिवाइड में हमारे पास कितना है, 2 हो गया। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 पे कट गया, तो ये हमारे पास मान 2 आया है। अब हम b1/b2 का मान निकालते हैं। तो देखिए b1 का मान कितना है, हमारे पास 6 है और b2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है। तो ये भी 2 पे कट गए, इस प्रकार इसका मान भी 2 आया है। अब हम कांस्टेंट टर्म c1/c2 ज्ञात करते हैं। तो वो कितना है, हमारे पास 24 है, डिवाइड में हमारे पास 12 है, ये भी 2 पर कट गया। तो ये इसके इक्वल भी 2 आया है। तो अब हम देख रहे हैं a1/a2 = 2 है, b1/b2 भी 2 के इक्वल है और c1/c2 भी 2 के इक्वल है। इस प्रकार a1/a2 = है b1/b2 = है किसके, c1/c2 के, और ये तीनों अनुपात किसके हैं, 2 के इक्वल हैं। तो इस प्रकार जब दो रैखिक समीकरणों के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल हों तो वो हल संगत होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों से समीकरणों के जो हल हैं वो क्या है, संगत हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में रैखिक समीकरणों s - t = 3 तथा s/3 + t/2 = 6 का हल है। अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ये हल दे रखे हैं कि हमें बताना है कि कौन सा हल इसमें से है। तब देखिए s - t का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। वैसे तो हम इन दोनों जो रैखिक समीकरणों को हल करके फिर मान निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब हल दिए गए हैं तो हम डायरेक्ट इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले रैखिक समीकरण में s - t = 3 है। तो यहाँ पर s क्या है, 3 है और t क्या है, 5 है। तो 3 - 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2 आएगा। तो इस प्रकार ये इसका हल नहीं है। तो दूसरा क्या है, हमारे पास s का मान कितना है, 6 है और t का मान 9 है। तो 6 - 9 करेंगे तो ये हमारे पास -3 आएगा। तो ये भी इसका हल नहीं है। ऑप्शन सी में है, s का मान 9 है और t का मान 6 है। तो 9 - 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार ये जो मान है वो पहले समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब यही मान हम दूसरे में रख लेते हैं। तो s/3 है, तो s का मान कितना है, 9, तो 9/3 प्लस t/2, t का मान कितना है, 6/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 पे कट गया और अब हम 6 को 2 से काटेंगे तो ये भी 3 पे कट गया। तो देखिए 3 + 3 कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो इसकी ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये जो मान है ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार s = 9 और t = 6 इन दोनों रैखिक समीकरणों के क्या है, हल हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हमें आंसर तो इसमें मिल गया।
अब डी के मान भी इसमें रख करके देख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में इसे आपको रख करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम इसको रख करके देखते हैं। तो एस का मान क्या है 5 है और टी का मान क्या है 3 है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये 3 के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार ये भी मान इसके नहीं हैं। तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के गुणनखंड कीजिए। अब हमें इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं 6x² - x - 2 = 0। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -2 है मल्टीप्लाई, और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 6x² है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 की 6x² से मल्टीप्लाई करें तो -12x² आएगा। अब देखिए अब जो ये हमारे पास मध्य पद है वो क्या है हमारे पास है -x है। तो -x के हमने दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि इनका योग तो -x आए और गुणा करने पर हमारे पास है -12x² मिले। इसके जो दो टुकड़े हैं वो ये होंगे, हमारे पास क्या होगा -4x + 3x होगा। तो -4x में +3x करें तो हमें -x मिलता है, और -4x को मल्टीप्लाई 3x करें तो हमारे पास कितना आएगा -12x² आएगा। इस प्रकार इस मध्य पद को जो -x है इसको हम अब इस रूप में लिखते हैं। तो ये हमारे पास 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब पहले दोनों पदों में 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 2x। तो यहाँ पर क्या रह गया 3x - 2 हो गया। इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो +1 1 लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। तो ये आ गया 3x - 2 हो गया = 0। तो इन दोनों में 3x - 2 कॉमन आ रहा है तो 3x - 2। अब यहाँ पर क्या है 2x है +1 = 0। तो इसमें पूछा था कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कीजिए, तो ये हमने गुणनखंड कर दिए। यदि आपसे ये पूछा हो कि द्विघात समीकरण के हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए तो इसको आगे हल करना होता है। तो अब हम यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करते हैं। जब हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं तो इन दोनों की गुणा क्या है 0 के बराबर है। जब इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है, यदि 3x - 2 = 0 होगा, 3x - 2 = 0 होगा, या 2x + 1 = 0 होगा। जब ये 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा देखिए 3x = 2 आ गया और x = कितना आ गया 2/3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ये = 0 के है तो 2x = कितना आ गया -1 और x = कितना आ गया -1/2। तो यदि आपसे इस द्विघात समीकरण के मूल पूछे होंगे तो वो 2/3 और -1/2 होंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द्विघात समीकरण। ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है का मूल है। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है 2x² + x - 6 = 0 है। तो -6 की हम 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 × 2x² = हमारे पास कितना आ गया -12x² आ गया। अब हमारे पास मध्य पद क्या है x है। तो x के अब हमने दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उनका योग प्लस का x आए, गुणा है वो -12x² आए। वो जो दो भाग हैं वो ये होंगे 4x - 3x होंगे। तो 4x में -3x करेंगे हमारे पास x आ गया, और 4x की अगर हम -3x से गुणा करेंगे तो हमारे पास -12x² आएगा। तो अब हम मध्य पद को इस रूप में लिखते हैं। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो पहले दो पदों में 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 2x। यहाँ पर क्या रह गया x + 2। अब इन दोनों में हमारे पास है -3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x यहाँ पर प्लस का 2 रह गया = 0। अब इन दोनों में x + 2 कॉमन आ रहा है तो x + 2, और यहाँ पर क्या है 2x - 3 = 0 हो गया। अब इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है। तो इस प्रकार यदि ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा
तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। और 2x, अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 2x इज इक्वल टू 3 हो गया और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 हो गया। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो -2 और हमारे पास कौन से आए हैं, 3/2 आए हैं। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मूल ज्ञात किए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।